Welcome students to the next part of the chapter sources of energy. इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया था आपको कि व्हाट इज़ अ फ्यूल, व्हाट इज़ एनर्जी एंड व्हाट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड वी ऑल्सो डिड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो वहाँ पे एक आया था आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो वो बताया था आपको विच आर इन used since a long period of time. मतलब काफ़ी लंबे टाइम से जो यूज होते जा रहे हैं, दे आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आपका होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. तो इस फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि ये बने कैसे थे और इनका क्या फ़ायदा यूज करने से, क्या डिसएडवांटेज हैं और कैसे हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो स्टेप वाइज चलते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. फ्यूल्स formed by the remains of dead plants and animals. और जो remains of dead plants and animals हैं इन्हीं को बोलते हैं fossils. तो सिंपल हो गया. फ्यूल्स formed by the fossils are fossil fuels and fossils are remains of dead plants and animals. अब कैसे होता है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर. ये जो एनिमल्स हम इसमें लैंड वाले और सी वाले, और जो प्लांट्स भी हैं कुछ सी प्लांट्स भी होते हैं. तो दोनों टाइप की लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड सी. तो लैंड प्लांट्स जो होते हैं और लैंड एनिमल्स, ये मरने के बाद डेड हो गए. डेड होने के बाद बरीड डीप इनसाइड द अर्थ के नीचे ये दब जाते हैं और टाइम के साथ साथ इनके ऊपर और भी अर्थ आती रहती है और ये बहुत नीचे चले जाते हैं. तो यहां पे लिखता हूं मैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स. प्रोसेस होगी हमारी कार्बनाइजेशन. कंडीशंस कार्बनाइजेशन के हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दो कंडीशन होंगे एंड प्रोसेस विल बी कार्बनाइजेशन. और ये प्लांट्स और लैंड एनिमल्स दे विल बी फॉर्म्ड इनटू कोल. कोल बन जाएगा ये. और दूसरी तरफ सिमिलर थिंग हैपन्स. जो सी एनिमल्स हैं और सी प्लांट्स हैं ये भी मर गए, डेड हो गए. उसके बाद बरीड डीप इन द अर्थ, अगेन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेट्रोलियम में. और इस पेट्रोलियम के ऊपर देखो क्या होता है. अर्थ का सरफेस है और यहां पे पेट्रोलियम रिजर्व है.
अर्थ के नीचे पेट्रोलियम का रिजर्व है। जब इसको हम ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग, तो इस पेट्रोलियम की लेयर के ऊपर हमें मिलती है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम व्हेन वी ड्रिल फॉर टेकिंग आउट पेट्रोलियम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो ये है इसका फॉर्मेशन, हाउ इट इज फॉर्म्ड। और ये प्रोसेस याद रखना, कार्बनाइजेशन, इट इज कन्वर्जन ऑफ plants and animals into coal due to high temperature and high pressure under the earth, and it takes millions of years. So this is carbonization. उसके बाद आगे चलते हैं इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। फॉसिल फ्यूल्स का एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो पहला है दे आर गुड फ्यूल्स, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छे फ्यूल्स हैं, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी अच्छी है, और they are backbone of industry। तो जो ये इंडस्ट्री जितनी भी होती हैं, सब के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉसिल फ्यूल्स ही है। अब जो ट्रेडिशनल वे से हट के हम नॉन कन्वेंशनल पे जा रहे हैं, वो इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स आपके नॉन रिन्यूएबल हैं। तो एडवांटेज हैं ये, एंड वी आर मूविंग ऑन टू डिसएडवांटेजेस। बहुत सारी हैं। पहली, कॉज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जब इनको जलाया जाता है तो लॉट ऑफ स्मोक इज रिलीज्ड। स्मोक के अंदर अलग अलग टाइप की गैसेज हैं, दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। और वो जब गैसेज इनहेल होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं। दूसरा है, ये जो एयर पोल्यूशन होने के कारण लीड्स टू एसिड रेन। और एसिड रेन क्या करती है? हार्म्स बिल्डिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो एसिड रेन जो बिल्डिंग्स को हार्म करती है, तो यहाँ पे तुमने सुना होगा आगरा का जो ताजमहल है वो वाइट से येलोइश होता जा रहा है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। और वहाँ पे इतना पोल्यूशन क्यों आता है? ड्यू टू द मथुरा ऑयल रिफाइनरी। उसके पास में एक शहर है मथुरा, वहाँ पे है ऑयल रिफाइनरी। उसके पोल्यूशन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड रेन होती है। उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट है इसका, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर।
और इसके पीछे कौन सा फिनोमिना काम करता है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझो। ग्रीन हाउस इज बेसिकली मेड ऑफ ग्लास फॉर प्लांट्स इन कोल्ड कंट्रीज। जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्लास के हाउसेज बनाए जाते हैं। और ग्लास की जो प्रॉपर्टी है, ग्लास अलाउज इंफ्रारेड रेडिएशंस टू एंटर but does not allow them to come back। मीन्स ग्लास के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस तो चली जाएंगी, बिकॉज शुरू में दे आर हैविंग मोर एनर्जी, फिर वो उसके अंदर घुस जाएंगी। घुसने के बाद उनकी एनर्जी अंदर हीट प्रोड्यूस करने में लगेगी, चीज़ों को वो वार्म करेंगी, बट वापस आते टाइम उनकी एनर्जी हो जाएगी कम एंड दे विल नॉट एबल टू क्रॉस द ग्लास बैरियर, और वो ट्रैप हो जाएंगी। और उसी ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, बेस्ड ऑन दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग अकर्स। कैसे होती है? कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो CO2 है और आपकी मीथेन है। इनका सबसे बड़ा रोल है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस CO2 एंड मीथेन। ये क्या करते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेते हैं, सिमिलर टू ग्लास के जैसी एक लेयर बन जाएगी, और ये भी ग्लास की तरह बिहेव करेंगे। ये दोनों लेयर इन एटमॉस्फेयर, ये लेयर बिहेव करेगी एज ग्लास के तरह बिहेव करेगी, और क्या करेगी? ट्रैप इंफ्रारेड रेज, IR रेज को ट्रैप कर लेगी, और जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण फ्लड्स, राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स जो पहाड़ों में बर्फ जमी होती है, या पोलर एरियाज में जो बर्फ है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्ट होती जाएगी। नदियों में से फ्लो करेगा पानी, नदियों में फ्लड आ जाएगा, और समुद्र में जाएंगी नदियां तो राइज इन सी लेवल। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये जो तीनों चीजें हैं, दे आर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद आगे चलते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिन प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, दे आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके, अब देखो क्या सीक्वेंस बनता है। फॉसिल फ्यूल्स, दे हैव गॉट केमिकल एनर्जी,
उसके बाद इनका होगा कंबशन। कंबशन आपको पता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस कंबशन से मिलेगी आपको हीट एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में चली गई? हीट एनर्जी में चली गई। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो इस हीट एनर्जी का यूज होगा टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। और ये जो स्टीम है आपकी will be used to rotate टर्बाइंस, और टर्बाइंस को रोटेट करेगी तो जो एनर्जी है ये क्या बन जाएगी? अब मैकेनिकल एनर्जी। और जब टर्बाइन रोटेट होंगी तो टर्बाइंस आर अटैच टू जनरेटर्स। जनरेटर्स वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द pathway in which we can get electricity from fossil fuels. फिर सुनो, they contain chemical energy। इनको जलाया जाएगा तो मिलेगी हमें हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से पानी को बनाया जाएगा स्टीम। स्टीम क्या करेगी? टर्बाइंस को रोटेट करेगी। टर्बाइंस रोटेट होते ही एनर्जी की जो फॉर्म है बन जाएगी मैकेनिकल, और मैकेनिकल जो एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर्स। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब इस थर्मल पावर प्लांट का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। और दूसरी चीज है, जो इलेक्ट्रिसिटी है यहां से बनी इज इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रिसिटी को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इजी। तो ये हो गई इसकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज वो होंगी आपकी वही जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण होती थी। तो यहां पे पहली बात हम लिखेंगे दिस इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जल्दी से अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, कॉज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एटसेट्रा। तो ये सारे कॉज होते हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन थर्मल पावर प्लांट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हाउ केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कन्वर्जन के लिए क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इस चैप्टर में आपको सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है, हाउ दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उनकी क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक हाइडल पावर प्लांट। पानी का यूज बहुत पहले से होता है और बहुत ज्यादा नहीं होता है।
तो ये हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, पहला हमने पढ़ लिया क्या, थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है आपका हाइडल पावर प्लांट। अब हाइडल पावर प्लांट कैसे काम करता है, रिवर्स है, रिवर्स में वाटर फ्लोज, नदियों में पानी चलता है, मूविंग वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी चीज चलती है उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। इन रिवर्स के ऊपर फिर बनाया जाता है डैम। डैम क्या करेगा, स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टोर इट इन अ लार्ज रिजर्वोयर, बहुत बड़े तालाब में उसको स्टोर कर लेगा। और उसकी हाइट डैम की बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी राइज करते करते बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। तो डैम के अंदर वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी थी पानी की, वो हमने किस में कन्वर्ट कर ली, पोटेंशियल में। अब किसी हाइट से वाटर थ्रू पाइप्स, ऊपर से पाइप के रास्ते पानी आएगा और वो क्या करेगा, रोटेट टरबाइंस, टरबाइंस रोटेट होना शुरू हो जाएंगी। और ये भी कौन सी एनर्जी होगी आपकी, मैकेनिकल। जहां पे भी मोशन इन्वॉल्व होता है वो मैकेनिकल एनर्जी है। टरबाइंस रोटेट हो जाएंगी और ये किससे कनेक्टेड है, आपकी जनरेटर्स से। और जनरेटर्स किस पे काम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और हमें मिलेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये फ्लो चार्ट है फॉर द वर्किंग ऑफ हाइडल पावर प्लांट। अब इस हाइडल पावर प्लांट के कारण बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है अलग अलग जगह पे। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं आगे। सबसे बड़ी एडवांटेज, %25 ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट is fulfilled by tidal power plants। तो जितनी भी देश में यूज होती है एनर्जी, उसका 25% हाइडल पावर प्लांट देते हैं। दूसरा है इसका रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल है क्योंकि नदियों में पानी आता रहेगा ड्यू टू वाटर साइकिल। उसके बाद नॉन पॉल्यूटिंग है। पॉल्यूशन तो होगा बट बहुत कम पॉल्यूशन होता है क्योंकि यहाँ पे धुआं नहीं निकलेगा। एफिशिएंट है और जो पानी यूज हुआ है, वाटर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is reused for irrigation। इरिगेशन पर्पजेस के लिए इसका दोबारा से यूज हो सकता है। और एक और चीज है,
वो पानी किसी दूसरी तरफ भी भेजा जा सकता है सो दैट इट कैन इरिगेट अदर लैंड्स ऑल्सो, या वापस उसी रिवर में डाला जा सकता है सो दैट इट कैन मूव ऑन कंटिन्यूअसली। तो ये इसकी क्या है एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी है यूज ऑफ लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब क्या हुआ, जहां पे खेती बाड़ी होती है। क्यों वहां पे ये एग्रीकल्चर लैंड यूज होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी लाइफ, कोई भी सभ्यता नदियों के किनारे बनी है। एवरी सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर्स। और डैम कहाँ पे बनेंगे, रिवर्स पे। इसका मतलब वहाँ पे लोग रहेंगे, लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, और वो खेती बाड़ी वाली जगह दैट विल बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डैम। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब वहां पे जो लोग रहते होंगे उनको अपनी जगह छोड़ के कहीं और पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो डैम बन जाएगा। तीसरी चीज कॉस्टली सेटअप। जब शुरुआत में इसको बनाया जाता है डैम को, तो उस टाइम पे जो इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप है दैट इज वेरी हाई। तो ये एक इसका इकोनॉमिकल रीजन भी हो सकता है कि इस कारण से डैम्स की हमें क्या है डिसएडवांटेज, बिकॉज इट इज गोइंग टू यूज टैक्स पेयर्स मनी। अगली चीज, ये डैम्स हर जगह पे नहीं बन सकते। लिमिटेड प्लेसेस फॉर डैम सेटअप। तो इस हाइडल पावर प्लांट का जो सेटअप होगा वो हर जगह पे नहीं बना सकते। वी हैव गॉट लिमिटेड प्रॉब्लम्स। तो लिमिटेड जगह पे ही बनेगा, तो ये इसकी क्या है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्रिएट्स मार्शी लैंड्स। पानी जो डैम में स्टोर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता सीपेज होके दूसरी जमीन में पहुंच जाएगा, और वहां पे वो क्या डेवलप हो जाएगा मार्श एरिया, दलदल हो जाएगी, और यहां से रिलीज होगी मार्श गैस। मार्श गैस इज बेसिकली मीथेन एंड कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेज है फॉर हाइडल पावर प्लांट। तो अब तुमने एक चीज देखी होगी, हर चीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बट उसका यूज करने के लिए हमें दोनों पता होने चाहिए सो दैट वी कैन यूज दैट थिंग, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ वाइज एंड जुडिशियस मैनर। अच्छे तरीके से उसका यूज करने के लिए हमें दोनों प्रोज एंड कॉन्स सब पता होना चाहिए। और इस चैप्टर का मेन टारगेट यही है कि हाउ वी कैन यूज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट इज देयर प्रोज एंड व्हाट आर देयर कॉन्स, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। इसके आगे वाली चीजें नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।